नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इस वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निफ्टी 50 का पी 34 चल रहा है, तो शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट नाउ और वेट फॉर द पी टू कम डाउन। तो मेरा मानना है अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो ही बेहतर रहेगा। अच्छे स्टॉक्स को अच्छे समय पर आपको बाय करना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। यहाँ पर यूएस के मार्केट्स पे आने वाले, तो ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो को आपको नहीं देखना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक्स नीचे के प्राइस पर मिल रहा है, आपको लगता है कि उस स्टॉक में वैल्यू है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इफ ओनली वन हैज टू पिक फ्रॉम बाटा एंड रिलैक्सो, तो ऑफकोर्स मैं रिलैक्सो को चूज करना पसंद करूंगा। हालांकि दोनों ही मुझे बहुत ही पसंद है और मेरे पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन एक ही सिलेक्ट करना है तो आप रिलैक्सो को सिलेक्ट कर सकते हैं। टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, लेकिन एक को सिलेक्ट करना है तो मैं टीसीएस को सिलेक्ट करना पसंद करूंगा। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में से ऑफकोर्स मैं एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट है, नेम सम अंडर अप्रिशिएटेड एंड अंडर वैल्यूड कंपनीज दैट यू पर्सनली लाइक विद गुड फंडामेंटल्स एक्सेप्ट एयरटेल एंड आईटीसी। तो अगर आप यहाँ पर समझते हैं कि अंडर अप्रिशिएटेड और अंडर वैल्यूड में हमें एयरटेल दिखाई देता है, तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि एयरटेल यहाँ पर अंडर अप्रिशिएटेड और अंडर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है। एक लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद निफ्टी 50 में टॉप 10 में ये जगह बना चुकी है, और साथ ही साथ इसका जो वैल्यूएशन है हमें काफ़ी महंगा दिखाई देता है, क्योंकि ऑफकोर्स इसका प्राइस ऊपर चलता रहता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो अर्निंग्स है वो हमें नेगेटिव दिखाई देती है। इसके सब्सक्राइबर्स लगातार हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर शेयर में गिरावट ऑफकोर्स देखने को मिले, लेकिन अंडर अप्रिशिएटेड अंडर वैल्यूड तो इसे मैं नहीं कहूँगा। आईटीसी एक अच्छा स्टॉक है, मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। और एक और स्टॉक आपने पूछा है तो मैं कहूँगा एलएनटी। एलएनटी में आप निवेश करने के बारे में सोचिए, वो काफ़ी अंडर अप्रिशिएटेड और अंडर वैल्यूड हमें दिखाई देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई स्टॉक अगर अंडर अप्रिशिएटेड या अंडर वैल्यूड होता है तो उसके पीछे रीजंस भी होते हैं। आईटीसी में भी है, एयरटेल में भी है। यहाँ पर एयरटेल भले ही अंडर अप्रिशिएट नहीं है, लेकिन गिरावट तो हुई है, उसके पीछे भी उसके खुद के रीजंस है। तो एलएनटी में भी ऑफकोर्स रीजन है कि यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, तो ऑफकोर्स थोड़ी सी गिरावट तो होती रहती है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी अगर कोई बात करें तो एलएनटी की अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर फिलहाल तो लेबर प्रॉब्लम चल रही थी, हालांकि वो कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल आपको वॉलेटिलिटी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा देखने को मिलने ही वाली है। तो सेक्टर भी है, इसका भी एक फर्क पड़ता है, तो उसके कारण हमें अंडर अप्रिशिएटेड दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ अभी भी बाकी है, तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। फ्यूचर ग्रुप में 40% लॉस, होल्ड और सेल। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, फ्यूचर ग्रुप की जब डील हुई थी तब भी मैंने आपको यही बताया था कि इसमें जो विनर है वो क्लियरली यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ही दिखाई देता है। सारी जितनी भी कंपनीज यहाँ पर हमें उसका स्वॉप रेशियो देखने को मिलने वाला है, तो अगर आपको स्वॉप रेशियो का फायदा उठाना है तो आप उठा सकते हैं, वरना यहाँ पर मेरा मानना है कि ज्यादा ग्रोथ तो देखने को नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट है, आफ्टर प्रॉब्लम्स इन रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप डील व्हाई इज डिमार्ट नॉट राइजिंग। तो यहाँ पर डिमार्ट के अपने प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण हमें यहाँ पर वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, एक तो यहाँ पर रिलायंस जो है वो तो बहुत ही जोरों शोरों से चला हुआ है, उनका जो जियो मार्ट चल रहा है वो भी काफ़ी फास्ट चलता हुआ नजर आता है। टाटाज ने भी यहाँ पर शुरुआत कर दी है, सुपर ऐप की तैयारी में चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो सारे लोग हमें रिटेल सेगमेंट में काम करते हैं, फिर भी वो सारे ऑनलाइन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डिमांड का भी ऑनलाइन हमें दिखाई देता है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट में ज़रूरत होती है, जो लोगों को यहाँ पर पता नहीं है इतना कि डिमांड भी ऑनलाइन कामकाज करता है, तो इसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से हमें जोर नहीं आ रहा है ऑनलाइन की तरफ। हालांकि मैंने देखा है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर भी काफ़ी गाड़ियाँ आती है, ऑनलाइन कामकाज हो रहा है, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी जियो मार्ट की हो चुकी है उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी डिमार्ट में देखने को नहीं मिल रही है। और डिमार्ट का वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, और रिलायंस हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एक मिक्स बिजनेस हमें दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ रिटेल की वजह से ऊपर नहीं जा रहा है, वहां पर पीछे जियो का भी सपोर्ट है, इसके कारण भी स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए सारी सिचुएशन क्लियर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन डिमार्ट एक प्योरली हमें रिटेल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, तो इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, इसके कारण हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरा मानना है डिमार्ट काफ़ी अच्छी कंपनी है, और यहाँ पर भले ही कॉम्पिटिशन बढ़े, ऐसा एक भी सेक्टर नहीं है, ऐसा एक भी देश नहीं है जहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन ही ना हो। तो अगर आप सोचते हैं कि कॉम्पिटिशन की वजह से डिमांड एकदम बंद हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन की हालत, ऐसी हालत तो मुझे कम ही दिखाई देती है, क्योंकि इनके जो प्रमोटर है, इनके जो मैनेजमेंट है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मेरा मानना है आप धीरे धीरे ऐसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक अच्छा है, इसका बिजनेस फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा है, इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा हमें दिखाई देता है।
एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक मैंने देखा है कि जो रिलायंस रिटेल है वहाँ पर ज़्यादातर हमें जो भी स्टोर्स है वो सबके सब यहाँ पर ज़्यादातर बात कर रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो हमें रेंट पर दिखाई देते हैं, लेकिन डिमार्ट के मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो उनके खुद के परचेस किए हुए लैंड रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा रेंट देना है या ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर ओवरऑल एक ये प्ले कार्ड है, ये ट्रम्प कार्ड है उसका, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। शुड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म आफ्टर द यूएस इलेक्शंस बिकॉज वॉलेटिलिटी विल रिड्यूस आफ्टर दैट। तो यहाँ पर मेरा मानना है ऑफकोर्स ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, अच्छा स्टॉक जब नीचे आता है उसे खरीद लेना चाहिए, कोई भी सिचुएशन देखने को मिले। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक नीचे आ चुका है, इसमें वैल्यू आ चुकी है, तो वहां पर बाय कर लेना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन करंट टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड राइट नाउ फॉर लॉन्ग टर्म एज आई वांट टू बी कैश रेडी एट टाइम ऑफ मार्केट करेक्शन। तो यहाँ पर कैश रेडी रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 30% के आसपास का, मैं कहता हूँ मिनिमम 30% का कैश तो आपके पास होना चाहिए। 25-30% का कैश रहेगा तो ही बेहतर रहेगा, उससे ज़्यादा भी रखना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मार्केट में फिलहाल ही एंट्री ली है और यहाँ पर आप वेट ही कर रहे हैं, ज़्यादातर आपके पास कैश ही रह गया है, तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। ज़्यादा उत्तेजना में आकर यहाँ पर जो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं उन स्टॉक्स को चेस करने की कोशिश मत कीजिएगा। Next है the volume chart of Supreme Industries shows strong selling. Do you think it would be good to sell its holding at this time and accumulate it again after correction? तो ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सोचा है कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेशित रहना चाहते हैं तो स्टॉक अच्छा है। मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, इसमें आप बने रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भले ही यहाँ पर हमें इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको दिखाई दे रही है, स्टॉक गिर भी सकता है, ऐसा नहीं है। फिलहाल ये 1300-1400 के आसपास चल रहा है, ऐसा नहीं है, करेक्ट होकर ये 1000 रुपये के आसपास भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका विजन यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, वरना आप यहाँ पर ये शॉर्ट सेलिंग तो नहीं, लेकिन अभी बेचकर बाद में एक्यूमुलेट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम लास्ट 3 days निफ्टी इज गोइंग अप बट माई पोर्टफोलियो इज गोइंग डाउन और स्टेबल। आई एम हैविंग ऑलमोस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो, व्हाट इज द बाइंग प्राइस ऑफ डिमार्ट, थैंक्स सर। तो यहाँ पर डिमार्ट के बारे में तो अपनी राय बता चुका हूँ, एक्यूमुलेट करते रहिए, नीचे के प्राइस पर यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। हर 100 रुपये 150 रुपये के डिप्स पर आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो बात बताई कि पिछले 3 दिनों से निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो डाउन है या फिर स्टेबल है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छी बात यानी कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर मैं उसका रीज़न बताना चाहूँगा, क्योंकि फिलहाल इंडेक्स बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनेज हो रहा है। पहले देखिए रिलायंस के तौर पर इतना ऊपर खींच गए इंडेक्स को, अब ध्यान दीजिएगा रिलायंस में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अच्छी न्यूज़ आती है तो 3% ऊपर निकल गया था, बहुत सारी डील्स है उसके बाद ही उसमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि वो एक सैचुरेटेड हो जाता है। एक टाइम के बाद उसमें तेज़ी आने के लिए बहुत ही कोई अच्छी न्यूज़ चाहिए, उसके बाद ही कोई रियल तेजी आएगी। तो फिलहाल वो सैचुरेटेड हमें दिखाई देता है। उसके बाद बारी आई यहाँ पर आईटी स्टॉक्स की, आईटी स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा भगाया गया और उसके बाद फिलहाल यहाँ पर हमें बैंक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से इंडेक्स को यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके जो इंडेक्स जो मैनेज कर रहे हैं वो स्टॉक्स आपके पास नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा। निफ्टी 50 को चलाने वाले टॉप 10 स्टॉक्स हैं और उनमें अगर मूवमेंट आती है तो हमें वहाँ पर स्टॉक यहाँ पर निफ्टी 50 ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए मेरा मानना यही रहेगा कि आप यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, निफ्टी 50 को मत देखिए। हालांकि अगर निफ्टी 50 में बहुत ही भारी करेक्शन आता है तो ऑफकोर्स आपके जो नीचे पड़ रहे हुए स्टॉक हैं वहां पर भी करेक्शन जरूर आएगा, लेकिन वहां पर चांसेस ऐसे हैं कि वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिएगा। विच सेक्टर विल बूम इन फ्यूचर इन कमिंग 2 to 3 years। तो मेरा मानना है देखिए यूएस का इलेक्शन एक तो क्लियर हो जाए उसके बाद यहाँ पर बता सकते हैं कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प साहब यहाँ पर जो H1 वीज़ा हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर बहुत ही अलग अलग कानून यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो आईटी सेक्टर के लिए एक्चुअली थोड़ा सा हमें प्रेशर में दिखा देता है, क्या डिसीजन लास्ट में लिया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ पर डिसीजन तुरंत ही चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए आईटी सेक्टर कभी भी खतरे में आ सकता है। हालांकि आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें 2-3-4 महीने 6 महीने का पीरियड, तो वहाँ पर वापस हमें थोड़ी सी करेक्शन का मूड हमें देखने को मिल सकता है। और मेरा मानना है फिलहाल तो यहाँ पर कोविड-19 का चैप्टर जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर सोचना नहीं चाहिए कि 2-3 साल में क्या हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है 10 साल 15 साल 20 साल तो ऑफकोर्स इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं और सेक्टर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर करंट सिचुएशन शॉर्ट टर्म मिड टर्म के बारे में बात करें 2-3 साल के बारे में बात करें तो वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक हमें दिखाई देती है, क्योंकि कोविड की वैक्सीन कब आएगी, कब आएगी, क्या आएगी नहीं आएगी, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। और अगर केसेस लगातार बढ़ते जाते हैं तो ऑफकोर्स वापस यहाँ पर लॉकडाउन रीइम्पोज करने की भी सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पर हमने देखा पहले भी ऐसी न्यूज़ आ चुकी है कि रीइम्पोज होने की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। हमारे देश में नहीं, दूसरे देश में ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो हमारे देश में भी ऑफकोर्स ये हो ही सकता है, इसलिए लोगों को संभालने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर सेक्टर्स की बात करें तो ये बैंकिंग सेक्टर है, IT सेक्टर है, ये सारा लॉन्ग टर्म में हमेशा बूम करने वाला है। पर एक्चुअली हर एक जो सेक्टर होता है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्म करता है।
लेकिन यहाँ पर बात होती है सूटेबिलिटी की, जितना आपका कैपिटल है उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो रियल एस्टेट भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर छोटे निवेशकों के लिए रियल एस्टेट इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, तो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज आरती ड्रग्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म और शुड आई सेल एंड बुक प्रॉफिट्स? तो मेरा मानना है स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, लेकिन जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो कोविड-19 की वजह से ही ज़्यादा तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कोविड-19 चला जाएगा तो वापस स्टॉक में जो हीट थी वो हमें कम होती हुई नज़र आ सकती है। तो अगर आप यहाँ पर पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मेरा मानना है पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो भी कोई बुराई मुझे इसमें दिखाई नहीं देती है। सर, आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 20 स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000 इन एवरी स्टॉक्स, टोटल 2 lakhs इन कमिंग 1 to 2 years. I can hold for 20 years and more. Am I right or should I invest only in 5 stock according to 2 lakh capital? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 5 स्टॉक्स, 5-6 स्टॉक्स, 8 स्टॉक्स रखेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद है तो इसमें भी आप फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। Need your thoughts. Is this an artificial rally? Market is now at pre-COVID level. Indian as well as US market, are we heading towards the free fall in few months? Even RBI governor said economy and market are not matching. However, he took a U-turn in last day session. Is this money making market just like 1992 big bull time, but also prepare for free fall anytime? तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमी की सिचुएशन भले ही Q1 के मुकाबले हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये तो मेरा मानना है कि काफ़ी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन मेरा मानना है ये तो होना ही था। यहाँ पर Q1 में तो लॉकडाउन ही था, तो आप समझ सकते हैं काम बिल्कुल ही बंद था। उस हिसाब से तो ऑफकोर्स रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन प्री कोविड पहुंचना, सारे सेक्टर्स को वापस खड़ा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और कोविड-19 का सिचुएशन जल्दी चले जाने वाला है ऐसा फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ही हूँ, लेकिन जो सिचुएशन फैक्ट है उसे तो यहाँ पर स्वीकारना चाहिए। कोविड-19 आपको लगता है तुरंत चला जाएगा तो अच्छी बात है, आपको ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, लेकिन अगर फिलहाल की सिचुएशन को देखें तो ये तो फिलहाल अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि हमारी जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छी है। गॉड फॉरबिड यहाँ पर ऐसा कुछ हो भी ना कि यहाँ पर रिकवरी रेट हमें कम होती हुई नजर आए, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन जो फिलहाल के फैक्ट्स है उसे मद्देनजर रखते हुए फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज शॉर्ट टर्म विजन फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसी? तो शॉर्ट टर्म में फिलहाल टेक्निकली तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग चल रहा है। मेक अ वीडियो ऑन इंडेक्स फंड, एसआईपी और बाय एंड डिप्स। तो यहाँ पर वीडियो की जरूरत ही नहीं है। इंडेक्स फंड में हमेशा बाय एंड डिप्स करना चाहिए, एसआईपी नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी पर्सनल राय है। बाइंग बीपीसीएल इन करंट मार्केट प्राइस इज फेवरेबल और नॉट? बीपीसीएल के बारे में बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। जब भी कोई न्यूज़ आती है कि डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो तुरंत ही एक ही दिन में 7-8-10% भी भाग चुका है, लेकिन यहाँ पर भाग सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी न्यूज़ आती है कि यहाँ पर नहीं होने वाला है तो वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में बीपीसीएल में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, वो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। सिंस एचडीएफसी बैंक हैज ऑलरेडी रैलीड अप, व्हाट कुड बी स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग एचडीएफसी बैंक और वुड इट बी बेटर टू गो फॉर कोटक महिंद्रा बैंक? तो यहाँ पर दोनों ही बैंक अच्छी है, एचडीएफसी बैंक भी अच्छी है। मैं आपको कई बार बता रहा था कि यहाँ पर फर्स्ट चॉइस आपकी यही होनी चाहिए, और कई बार मैंने रेबल भी बताया, 850 पे बताया, 1000 रुपये के बताए थे। तो यहाँ पर अगर आपने बाय नहीं किया तो फिलहाल वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक में आप 1300 का सपोर्ट अच्छा है, वहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। योर व्यूज ऑन कैम्स इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म? तो मेरा हिसाब से कैम्स अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। योर व्यू ऑन ABFRL? तो मेरा मानना है मैं इसमें पर्सनली इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, मुझे इससे बेहतर कंपनीज दिखाई देती हैं। ट्रेंड अच्छी कंपनी मुझे लगती है, वहाँ पर मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मतलब जब स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए तब खरीदना? तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि बाय ऑन डिप्स का मतलब यही हो कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आए, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मतलब है जब भी गिरावट देखने को मिले तब आपको खरीदना चाहिए। ये नॉर्मली 5% का अगर आपको स्टॉक में करेक्शन देखने को मिले तो फिर से खरीदिए, अगर फिर से वो 5% करेक्ट होता है तो फिर से खरीदिए। ऐसे यहाँ पर बाय डिप स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। क्या आईजीएल, एचडीएफसी और डीमार्ट में इन्वेस्टेड रहना ठीक है फॉर लॉन्ग टर्म 10 to 20 ईयर्स? ऑफकोर्स सब तीनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। Next, hey sir, hope you doing good. Firstly, I should thank you for your videos. I keep a optimal profile nowadays. I have stocks of Sun Pharma, average price 490 and Lal Paths average life 1800. How considerable are these shares for long term? मेनली सन फार्मा आफ्टर शेयर्स प्लेजिंग। तो मेरा मानना है लाल पैथलैब्स अच्छा है, लेकिन सन फार्मा में यहाँ पर मैं पर्सनली यहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, और ओवरऑल फार्मा सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा मैं चूज़ी हूँ। यहाँ पर एबॉट इंडिया, फाइजर हो गया, लाल पैथलैब्स हो गया, ये सारे स्टॉक्स हैं, ये 2-4 स्टॉक्स हैं, उन्हीं में मैं इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ, उससे ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। उसका रीज़न है कि यहाँ पर फार्मा सेक्टर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई दवाई बनाते हैं, उसमें कोई सपोज कॉम्प्लिकेशंस आ गई कि इसका कुछ साइड इफेक्ट आ गया, उसकी दवाई बैन भी हो
सकती है, आपको पता ही होगा। ये लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये यहाँ पर कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। कंपनी के लिए अच्छा नहीं है तो ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी बात हुई है, ऑफकोर्स नहीं रहेगी। ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो तुरंत ही शेयर क्रैश होता हुआ नजर आता है। तो इसमें मैं बहुत ही यहाँ पर सोच समझ कर इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। और सन फार्मा पहले से मेरा कोई फेवरेट स्टॉक तो नहीं रहा है, और यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट आपको राय भी नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, शेयर्स प्लेज हो जाते हैं और ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हमें दिखाई देता है। तो मेरा मानना है इसे आप अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। कोविड का सिचुएशन को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कौन सा फार्मा स्टॉक्स बेहतर रहेगा या फार्मा सेंट्रिक म्यूचुअल फंड लेना ठीक होगा? तो म्यूचुअल फंड तो मैं आपको किसी भी एक सेक्टर का कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आई डोंट हैव एनी फार्मा स्टॉक्स इन प्रोफाइल। तो अगर आपके पास नहीं है फिलहाल यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स, तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर चूजी हो जाइए, थोड़ा सा अच्छे स्टॉक्स में ही बाइंग कीजिए। कुछ ही महीनों पहले फाइजर में मैंने 4000 के आसपास बाइंग रेकमेंड की थी, फिलहाल ये 5000 के ऊपर चल रहा है। एबॉट इंडिया में भी पहले रेकमेंड की थी, लेकिन वो फिर से नीचे आ रहा है, तो उस पर नजर बनाकर रखिए। एबॉट इंडिया में आपको वापस अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ सकती है। लाल पैथलैब अच्छा स्टॉक है, पैथोलॉजी में अच्छा कामकाज भी करता है। मेट्रोपोलिस भी है, लेकिन मेरा मानना है लाल पैथलैब जैसे बेटर है। तो यहाँ पर 2-3 स्टॉक्स पर नजर रखिए, बाकी स्टॉक्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सोच समझ कर इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी फार्मा सेक्टर बहुत ही ऊपर निकल चुका है। नेक्स्ट है, हेलो सर, क्या जेनिथ हेल्थ केयर NSE में रजिस्टर हो सकता है? तो ऑफकोर्स हो सकता है, तो कंपनी के ऊपर है, अगर वो रजिस्टर करवाना चाहती है तो ऑफकोर्स करवा सकती है। तो यही थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।